नमस्कार। विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री में आपका सबका सहर्ष स्वागत है। बहरीन राजसत्ता एक ऐसा देश जो फारस की खाड़ी में एक टापू में बसा है। बहरीन राजसत्ता पिछले कई सालों से भारत गणतंत्र से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए हुए है। इसका कारण अनेक सामाजिक संगठन, अनेक सांस्कृतिक संगठन है जो दोनों देशों के बीच में सहकार एवं सौहार्द वृद्धिंगत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मनामा इस देश की राजधानी में एक ऐसा मंडल स्थित है जो महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल से परिचित है। आए उनके अध्यक्ष से हम विशेष भेंट कर मंडल के इस योगदान पर हम विस्तृत तौर पे चर्चा करें। मान्यवर, आज हम बहरीन राजसत्ता के राजधानी मनामा में बैठे हैं और कल 6 जून यानी स्वराज्य दिवस है, उसकी पूर्व संध्या पे आपसे हम वार्तालाप कर रहे। इस साक्षात्कार से हमें बहुत ही हर्ष है, गर्व है और ऊर्जा भी है कि हम आप जैसे व्यक्ति से रूबरू हो रहे हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो यस, आपको जय हिंद और बहरीन में आपका स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यह अवसर दिया आपके माध्यम से, ताकि हम आपको बता सकें, हम सबको बता सकें कि महाराष्ट्र कल्चरल सोसाइटी बहरीन में क्या है, कितने वर्षों से है। जैसे कि आपने कहा, यस, पूर्व आज़ादी 1945 से पहले ही बहरीन में महाराष्ट्र कल्चरल सोसाइटी की स्थापना हो चुकी थी। कुछ संगठन थे, कुछ लोग साथ में आए और उन्होंने महाराष्ट्र कल्चरल सोसाइटी एक एक्टिवली ऐसी बॉडी बनाई जो कल्चरल सांस्कृतिक प्रोग्राम यहाँ पे काफ़ी अच्छे हद तक करते थे बिफोर द इंडिपेंडेंस। उसके बाद ये सब रजिस्टर्ड हुआ यहाँ के सरकार के पास, यहाँ के राजाओं के पास 1992 में। जो रजिस्ट्रेशन के बाद ये जो लीगल प्रोसेस हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, हम एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे, और बहरीन गवर्नमेंट का भी हमें सपोर्ट है। हम जो भी कर रहे हैं ये लीगली उनके आशीर्वाद से कर रहे हैं, उनके अप्रूवल से कर रहे हैं और बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया बहरीन गवर्नमेंट का जो हमें ऐसे करने का अवसर देते हैं। और मैंने एक यहाँ पे देखा, 11 वर्ष पूर्व भी जब मैंने यहाँ पे भेंट दी थी, महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल का मुझे बहुत ही अच्छा एक संकल्प लगा कि आप हिंदू नववर्ष कैलेंडर जो है हमारा, जो 12 माह का हमारा हिंदू कैलेंडर है, उसमें से हर एक त्योहार आप हर्षोल्लास से मनाते हो। ये एक मुझे बहुत ही प्रेरणादायक लगा। वो भी आप दर्शकों के साथ सहायक करें। जी यस, वो हमारे लिए मनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपने देश के दूर हैं, हमारे घर से दूर हैं, तो हम उस चीज़ को हमारे दिल में काफ़ी है कि हम अपने त्यौहार, अपनी जो भी एक्टिविटी है, कल्चरल प्रोग्राम्स है, वो अच्छे से धूमधाम से मनाएं ताकि हम अपने इंडिया को मिस नहीं करें या फिर कम करें। यहाँ पे जैसे आपने कहा सत्यनारायण पूजा या फिर आषाढ़ी एकादशी है, हिंदू अपना मराठी लोगों का त्यौहार। दिवाली तो खैर होती ही रहती है, हर कोई मनाता है, हम लोग भी दिवाली मनाते हैं। लेकिन ये जो अपने मराठी संस्कृति की बात है, जैसे आषाढ़ी एकादशी एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, तो वो भी हम काफ़ी अच्छे से यहाँ पे मनाते हैं। एक वक्त था जब मैं मुंबई में था, लोग आषाढ़ी एकादशी इतना महत्व लोगों के दिमाग में नहीं है, उनके दिल में इतना वो आषाढ़ी एकादशी के लिए वो चीज़ जो होनी चाहिए, जोश, वो नहीं है। पता नहीं क्यों, शायद वो सारे अपने लाइफ में बिजी है, बट बहरीन में ऐसे नहीं होता। आषाढ़ी एकादशी मतलब जो मैंने बचपन में देखा था, मेरी दादी है जो उपवास करती थी, विठल रखुमाई का पाठ होता था, भजन होता था, वो सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं वो यहाँ पे करें ताकि अच्छे से सेलिब्रेट करें, प्लस आने वाले लोगों को, बच्चों को भी पता चले कि आषाढ़ी एकादशी क्या है। ये हमारा एक संस्कृति है जो हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए यस, जो भी हम त्यौहार है, हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स है, वो हम काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। शुरुआत हमारी सत्यनारायण पूजा से होती है। पहले एक ज़माना ऐसा था जहाँ बहरीन में बहुत कम सत्यनारायण पूजा देखने मिलती थी, लेकिन महाराष्ट्र कल्चरल सोसाइटी हर वर्ष जब भी नई कमेटी आती है तो वो अपनी शुरुआत सत्यनारायण पूजा से ही करती है, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और फिर अपने कार्यकाल के जो भी प्रोग्राम्स है वो आरंभ होता है, शुरुआत होती है। उसके अलावा अगर आप लेडीज़ के लिए प्रोग्राम देखें, मंगला गौर
ये अभी तो खैर पिक्चर आया तो लोगों को पता चला, लेकिन बहरीन में हम लोग महाराष्ट्र कल्चरल सोसाइटी पहले से ही इसके बारे में हम ये प्रोग्राम करते थे, स्पेशली लेडीज़ के लिए। फिर आप हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम ले लें, ये भी यहाँ पे होता है संक्रांति के बाद। दही हंडी भी होती है, दही हंडी भी होती है यहाँ पे। छोटे बाल गोपाल आते हैं सज धज कर, कोई राधा बन के आता है, कोई कृष्णा बन के आता है। अच्छे से हम यहाँ पे दही हंडी भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम हैं वो काफ़ी धूमधाम से होते हैं और होने भी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि ये हमारे प्रोग्राम है, ये हमारी संस्कृति है जो हम आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पे अभी हम जैसे हम महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल, तो निश्चित तौर पे जितने भी सांस्कृतिक त्योहार है महाराष्ट्र के वो तो हम मनाते ही है। जैसे आपने बोला संक्रांत है, मंगलागौर है, हल्दी कुंकू है, उसका दिवाली है, जैसे हम मनाते हैं वैसे ही राष्ट्र के त्यौहार भी हम मनाते हैं। और मुझे बहुत ही हर्ष है या मुझे एक गर्व है कि जिस तरीके से राष्ट्र के महाराष्ट्र के त्यौहार होते हैं वैसे बहरीन का भी जो स्थापना दिवस है वो भी हम मनाते हैं। महाराष्ट्र दिवस भी हम यहाँ पे मनाते हैं और 15 अगस्त और 26 जनवरी भी यहाँ पे मनाते हैं। यानी राष्ट्र दिवस भी है, अभिमान दिवस भी है, सभी दिवस हम यहाँ पे मनाते हैं। ये जो एक मिलजुल के रहने का जो हम एक संदेश हमारे भारतवासियों को भी देते हैं और यहाँ के बहरीन के जो लोग हैं उनको भी देते हैं, इसमें महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल का बहुत ही बड़ा योगदान है। उसके बारे में भी आप इसके अलावा दो चीज़ आपने मिस कर दी, वो है कि यहाँ पे ईद भी बनाई जाती है और यहाँ पे क्रिसमस भी बनाया जाता है, यहाँ पे नवरात्रि भी मनाई जाती है। तो ये सब कुछ यहाँ पे इंडिया के, भारत के हमारे त्यौहार, जो भी त्यौहार है वो हर एक त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यानी राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी त्यौहार है वो सांस्कृतिक त्यौहार है, वो सब धरोहर है, यहाँ पे वृद्धिंगत होती है। जी मान्यवर, जैसे हमने बोला कि सांस्कृतिक मंडल है तो सांस्कृतिक उपक्रम ज्यादा रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक भी है। और मुझे खास कर जब मैं 11 वर्ष पूर्व भी यहाँ पे आया था, वो एक कार्यकाल मैंने देखा और आज आपका भी कार्यकाल मैं देख रहा हूँ, नजदीक से देख रहा हूँ। हम दूसरी बार मिल रहे हैं, तीसरी बार मिल रहे हैं ये 6 महीने में, 6 माह में। युवाओं को, शिशु वर्ग से लेके युवा जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे, हर एक के प्रति यहाँ पे आध्यात्मिक, धार्मिक कोई ना कोई पाठ्यक्रम है। जी है, बिल्कुल है, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक, हम हिंदू हैं, आध्यात्मिक समझ या फिर आध्यात्मिक शिक्षण जो हम कहते हैं, वो एजुकेशन, वो नॉलेज, वो बच्चों में होनी चाहिए, वो ज़रूरी है ताकि हम चीज़ों को आगे लेके जा सके। यहाँ पे अगर मैं कहूँ, आप कह रहे थे मुझे, पिछली दफ़ा आप आए थे तभी आषाढ़ी एकादशी के वक्त आप आए थे, तो आपने यहाँ पे माहौल देखा रहेगा। छोटे बच्चे को हम विट्ठल रुक्माई बनाते हैं और यहाँ पे भजन कीर्तन होता है, वो इसके लिए होता है, बच्चों को हम बनाते हैं ताकि उन्हें भी पता चले कि ये विट्ठल क्या है, रुक्माई क्या है। क्योंकि इनको नॉर्मली जनरली जैसे गणपति है, लक्ष्मी है, शंकर भगवान है, ये मालूम होता है, बट विट्ठल जो हमारे मराठी लोगों का भगवान है वो भी मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। प्लस उनके अभंग, पसायदान अगर मैं कहूँ तो आप किसी इंडिया में आप लोगों से पूछ लो, भारत में किसी से पूछो कि पसायदान क्या है, किसने लिखी है, तो शायद उन्हें नहीं मालूम होगा। यहाँ के लोगों को ये मालूम भी है, बच्चों को, और प्लस वो बोलने भी जानते, मतलब कहते भी। रीज़न इसका ये है क्योंकि हमारे मेंबर्स में से कुछ टीचर, एक का नाम खास करके मैं लेना चाहूँगा, लास्ट ईयर ही उन्होंने, कादम्बरी नाइक है, उन्होंने बच्चों को ऑनलाइन में, ये जो हम एक प्रोग्राम किए थे वो ऑनलाइन में ही एजुकेशन देने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी हुआ। क्योंकि सिर्फ पसायदान ही नहीं, अथर्व शीर्ष वो भी बच्चों को इन्होंने सिखाया, भगवत गीता के कुछ पाठ भी सिखाए। अथर्व शीर्ष के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगा, मतलब कहना चाहूँगा कि हर साल यहाँ पे गणपति फेस्टिवल होता है
राइट। तो गणपति फेस्टिवल का पहला दिन, दूसरा दिन यहाँ पे अथर्वशीर्ष बोला जाता है। काफ़ी सारी औरतें एक साथ, लेडीज़ बैठ के एक साथ अथर्वशीर्ष का पठन करती है। वो एक अलग अनुभव है। तो साथ ही साथ अब बच्चे भी जुड़ने वाले हैं इस अथर्वशीर्ष में, क्योंकि उन्हें भी ये सिखाया गया है। और ये हम गणपति आने का इंतज़ार नहीं किए, हम पहले ही उन्हें सिखा दिए ताकि गणपति आने तक वो उनका पठन अच्छे से, उनका लर्निंग ताकि अच्छे से हो जाए। तो ये बच्चों को सिखाना और उनको बताना यस ज़रूरी है। इसी के ऊपर ही हम कह सकते हैं यस हमारा भविष्य उज्जवल है। अदरवाइज़ फिर क्या होगा क्या नहीं होगा वो सोचने वाली बात होगी। मैं निश्चित तौर पर एक व्यक्तिगत यहाँ पे टिप्पणी करना चाहूँगा, वो शिष्टाचार अनुकूल नहीं है, लेकिन जैसे आपने यहाँ पे बोला कि प्राध्यापिका कादम्बरी नाईक जो आपके महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल की एक सदस्य थी, अभी हमारे विजन इंडिया की सदस्य है। तो जितना भी आपका जो प्रतिष्ठित वर्ग है वो हमें लगता है कि हम शायद वो ले रहे हैं। यस, तो हमारे लिए भी वो आपके लिए वो गर्व की बात है कि आप अच्छे प्राध्यापिका बिल्कुल। हमें विजन इंडिया को सौंप बिल्कुल, रहे हो। बिल्कुल। मान्यवर मनामा बहरीन राज्य सत्ता का एक केंद्र बिंदु है और यहाँ पे महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल स्थापित है। राज्य सत्ता के बहुत सारे के अधिकारी वर्ग है, राज्य सत्ता के प्रशासकीय अधिकारी है और राज्य सत्ता है, प्रधानमंत्री है, सम्माननीय महामहिम राजा है। ये जितना भी एक कार्य प्रणाली है, प्रशासकीय हो या राजकीय प्रणाली हो, क्या उनका सहयोग आपको प्राप्त होता है? सहयोग प्राप्त होता है तभी तो हम हैं। सहयोग इनका बहुत अच्छे से प्राप्त होता है। बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है इनसे, बहुत ही हमें कॉपरेशन मिलता है। स्पेशली अगर गणपति करना चाहे, नवरात्रि करना चाहे, जो बाहर होता है, मंडल के अंदर नहीं होता, हमारे प्रीमाइसेस में नहीं होता, वो बाहर होता है। तो यस, इनका बहुत बड़ा हमें साथ मिलता है, योगदान मिलता है, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट के बिना तो हम नहीं कर पाएंगे। और रीज़न ये है कि अगर गणपति फेस्टिवल की हम बात करें, गणेश चतुर्थी की बात करें, तो तकरीबन 2 दिन का, 1.5 दिन का गणपति है। तो 2 दिन में हम कहें तो 5,000 से ज़्यादा, 5 या 6,000 से ज़्यादा इन 2 दिन में लोग आते जाते हैं। यहाँ तक कि सऊदी से भी लोग आते हैं, कुवैत से भी लोग आते हैं, कतर से भी लोग आते हैं यहाँ पे गणपति के वक्त, ओमान से लोग आते हैं गणपति के वक्त। तो यस, उन्हीं का, राजा का योगदान है, इसके लिए ही हम ये सब कर पाते हैं। मैं आपके माध्यम से उन्हें इनफैक्ट धन्यवाद कहना चाहूँगा कि राजा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें काफ़ी अच्छी सहायता कर रहे हैं और इसकी वजह से ही हम यहाँ पे ये जो प्रोग्राम्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मना पाते हैं। दर्शकों, निश्चिततः हम एक इस्लामिक राष्ट्र में है। इस्लामिक राष्ट्र में रहने के बाद अपनी संस्कृति, अपनी सामाजिक या अपना एक धार्मिक धरोहर जब हम वृद्धिंगत करते हैं तो निश्चित स्थिरता, संयम, सातत्य, वाणी पे, कृति पे संयम होना चाहिए। ये सब होना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। जिस राष्ट्र में हम हैं उस राष्ट्र का कार्य प्रणाली हमें आत्मसात करते वक्त उनके साथ हमें चलना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे हम बोलते हैं कि दूध में शक्कर जैसे घुल जाती है, वैसे हमारा महाराष्ट्र में सब राष्ट्र आया। ऐसा नहीं है कि हम महाराष्ट्र की ही बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल महाराष्ट्र के ही एक प्रतिबिंब है जिसमें पूरा राष्ट्र समाया हुआ है। मुझे आप सभी महाराष्ट्र मंडल के, सांस्कृतिक मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं, भूतपूर्व तत्कालीन अध्यक्ष है और जितने भी अभी और आने वाले युवा जितने भी सदस्य हैं, उनका संयम, उनका कृति, उनका एक मार्गदर्शक तत्व प्रणाली के लिए विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्रीज के ओर से सहर्ष हम आपका स्वागत करते हैं एवं आपका धन्यवाद करते हैं। आप एम्बेसडर हो, आप भारत के एक्टिंग एम्बेसडर हो, ऐसे हम मानते हैं। आप एक जीवन में डे टू डे आप एक एम्बेसडर हो कि जो राजदूत का काम करते हैं 2 देशों के बीच के सौहार्दपूर्ण संबंध प्रस्थापित करने के लिए। यहाँ पे लिबास अलग है, वेशभूषा अलग है। ऐसे वक्त पे कोई सांस्कृतिक उपक्रम करना और उसमें राजसत्ता का आपको समर्थन प्राप्त होना, मुझे हर्ष है। ये हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति है कि जब मैंने उनसे प्रश्न किया, उन्होंने जो राजा के प्रति ऋण है वो आपने प्रदर्शित किए। जी, जरूर करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि फॉलो द लॉ ऑफ लैंड।
ये एक बेसिक लाइन है, और जिस देश में हम रहते हैं और ये हमारी कर्मभूमि भी है बहरीन, तो ज़रूरी है कि हम इसके प्रति ऋणी रहे, हमारे थैंकफुलनेस इन्हें प्रकट करें, और उसके बिना तो चलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें दिया है तो हम मना नहीं कर सकते कि नहीं दिया है। सभी की सहायता से, सभी के सपोर्ट से हम आज यहाँ पे जिस भी मुकाम पे है यहाँ पे है। संयम, अनुशासन, शिष्टाचार, यस, ये बहुत ज़रूरी है, लाइफ में होना भी चाहिए। इनफैक्ट अब पर्सनल लेवल पे भी होना चाहिए। हम लोग ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन तो रखते ही है, बट यस, पर्सनल लेवल पे भी होना चाहिए। तभी जाके आपका जो भी आपका गोल है, आपने जो ध्येय साध्य करना है, उधर तक आप पहुंच सकोगे। वरना आप अगर बीच में ही, क्योंकि लाइफ है ये चैलेंजेस के साथ आती है, लाइफ बिना चैलेंज के साथ होती ही नहीं है। चैलेंज है तभी तो लाइफ है, तभी आपको आगे बढ़ने के लिए वो एनर्जी मिलती है और आपको एक गोल मिलता है। तो उसके लिए आपको पेशेंस दिखाना, आपको अनुशासन, वो सब दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो वन बाय वन स्टेप आगे बढ़ती रहे। अदरवाइज उसके बिना लाइफ आगे नहीं चलेगी। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, मुंबई की खाद्य राजधानी गिरगांव, जिससे आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंधित हो। महाराष्ट्र की ऐसी चीज़ें, खाद्य चीज़ें जो आप बहरीन राजसत्ता में मिस कर रहे हो। मुंबई से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं, मैं प्रत्यक्ष ही मैं कनेक्टेड हूँ, क्योंकि मेरा जन्म खुद गिरगांव में, चन्नी रोड स्टेशन के बाद जो हॉस्पिटल है वहाँ पे, अभी शायद वो रिलायंस उस हॉस्पिटल का नाम है, पहले वो कांचन गौरी नाम से जाना जाता था, तो मेरा वहीं पे जन्म हुआ है और प्रत्यक्ष रूप से ही मैं कनेक्टेड हूँ, बिकॉज मुंबई के बिना मेरा दिल नहीं मानेगा। और यस, खाद्य पदार्थ आप बात कर रहे हो, तो अगर क्योंकि मैं मराठी हूँ तो यकीनन मुझे वड़ा पाव मैं बहुत मिस करता हूँ यहाँ पे, बिकॉज मुंबई का जो वड़ा पाव है और यहाँ का वड़ा पाव है वो फ़र्क है। नो डाउट यहाँ का वड़ा पाव अच्छा है, बट मुंबई का वड़ा पाव और जो साथ में वो तीखी मिर्ची तली हुई प्लस वो लाल चटनी, वो ज्यादा वो ज़्यादा मिस करता हूँ डेफिनेटली, वड़ा पाव। और प्लस मिसल उसके साथ वो रस्सा और साथ में पाव खाने का, वो डेफिनेटली बहुत मिस करता हूँ, मिसल पाव, वड़ा पाव। क्योंकि आप तीखा खाते हो इसके लिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें पानी पूरी ऐड करते हैं, उसके साथ पूरनपोली और मोदक भी। बाकी महाराष्ट्रियन पूरनपोली और मोदक तो ऐड करेंगे महोदय। हाँ, पक्का ऐड करना ही चाहिए, क्योंकि मराठी डिश मतलब मोदक और पूरनपोली वर्ल्ड फेमस है। कौन नहीं जानता, और ये सुन के किसके मुंह में पानी नहीं आता, सबके आता है। अब पूरनपोली से बात करूँ तो ये पूरनपोली मुझे मेरे घर में ही मिलती है, मोदक भी मेरे घर में ही मिलता है। जैसे मेरी वाइफ है, बहुत ही अच्छी पूरनपोली बनाती है, बहुत ही अच्छी पूरनपोली बनाती है। तो जैसे मम्मी बनाती थी या मेरी दादी के घर में मुझे मिलता था, तो वो टेस्ट में मिस नहीं करता, बिकॉज यस बनाती है। मोदक भी डेफिनेटली, जो उपड़ी के मोदक बोलते हैं हम, वो अगर आप देखें मोदक, उनका शेप, जो एग्जैक्ट मोदक का साइज, प्लस ऊपर से वो हल्का सा वो एक केसर का वो रखने का तो वो शेड आता है ना, वो एग्जैक्टली, प्लस टेस्ट में भी ना एकदम ज़्यादा वो गुड़ का एकदम मीठा मीठा लगता है, और ना ही वो जो अंदर खोबरा रहता है वो खोबरा, ना ही वो ज़्यादा थिक रहता है, वो एकदम प्रॉपर साइज में ग्रेटेड विथ प्रॉपर वो गुड़, और प्लस अच्छा शेप, जो फोल्डिंग्स होते हैं, जो देखते ही ऐसे लगे कि बस खा जाओ, वो यस, मैं लकी हूँ, मेरे बीवी से मुझे अच्छे से वो मिलता है, खाद्य व्यंजन मिलते हैं। यस, ये दो चीजें मराठी लोग तो मुझे लगता है कि व्यंजन प्रेमी है ही। क्यों नहीं है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मराठी लोग अभी ऐसे हैं कि हमारे, अगर अभी भी आप बात करें गांव साइड में या फिर मुंबई साइड में भी, डिनर और लंच ये दो चीज़ें भरपेट करते हैं। अभी नहीं, नया ज़माना है तो थोड़ा डाइटिंग वाइटिंग करते हैं, बट काफ़ी सारे मराठी लोग हैं वो नहीं, वो भरपेट कर दे, क्योंकि जब तक वो लंच और डिनर भरपेट नहीं करें उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। ब्रेकफास्ट और शाम का स्नैक्स तो होता ही है, बट यस, क्योंकि उनके खाने के प्रेमी हैं तो उनको ऐसे जब तक भरपेट खाना नहीं खाए तब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहता। महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल, कोई भी राष्ट्र प्रेमी, कोई भी भारत का नागरिक
अगर बहरीन दौरे पे आता है टूरिस्ट या रहने के लिए, कोई भी हो, वो पंजाब का हो, उड़ीसा का हो, हिमाचल का हो या केरल, पौंडीचेरी, तमिलनाडु का हो, महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल को क्यों भेंट दे? 3 कारण आप बताएं। देखिए, महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल को भेंट दे, इनफैक्ट जो भी बाहर से आता है, फिर वो कोई भी राज्य से आता है, हम उसे बहुत अच्छे दिल से वेलकम करते हैं। रीज़न ये कि एक उसे पता चलता है कि अरे ये तो इंडिया जैसे ही है। ये इसके जब फेस पे आता है ना, जैसे एंट्री करते ही हमारे पास मंदिर है, सामने ही मंदिर है, एंट्री करते ही ओ ये तो यहाँ तो मंदिर है, तो वो एक एक्सप्रेशन जो फेस पे आता है, वो बहुत हम एक्साइटेड रहते हैं वो देखने के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि ये सब बाहर में नहीं, बाहर इंडिया से बाहर नहीं, बहरीन में ही है, मतलब यहीं पे है। वो अपनापन लगता है। यहाँ पे अगर कोई हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स के वक्त कोई आता है, जैसे अभी रिसेंटली तुलसी विवाह के टाइम पे, तुलसी विवाह होने के बाद हमारा डांस का प्रोग्राम था, तो वहाँ पे पंजाबी 2 कपल आए थे, तो वो भी अपने आप से आके इसमें इन्वॉल्व हो गए और ये देख के सरप्राइज हो गए कि अरे तुलसी विवाह यहाँ पे भी होता है, क्योंकि जनरली मंदिर में, बहरीन के मंदिर में, मनामा मंदिर में होता है, बट अदरवाइज यहाँ पे भी इतने बड़े लेवल तक और इतने लोग इकट्ठा होके ये करता है, तो वो एक सरप्राइजिंग चीज़ उनके लिए थी। हर शनिवार लोग आते हैं, हर शनिवार यहाँ हनुमान चालीसा होता है, गणपति की आरती होती है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है जो यहाँ पे मंडल में होती है। तो यस, ये 3 रीज़न की वजह से तो लोग डेफिनेटली महाराष्ट्र कल्चरल सोसाइटी को विजिट देने ही चाहिए। चौथा रीज़न मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगा, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। गणपति फेस्टिवल हमारा काफ़ी धूमधाम से होता है, इतने लेवल तक, इतने लेवल से भक्त आते हैं, अनेक जगह से भक्त आते हैं, जैसे मैंने कहा, तो वो एक बड़े लेवल तक होता है। तो इसके लिए यस, हम चाहते हैं जो भी बहरीन में आता है एक बार कंपल्सरी महाराष्ट्र मंडल को विजिट दे, ताकि उन्हें ऐसे लगे, फीलिंग मिले कि अरे ये तो अपने देश की ही चीज़ें यहाँ पे भी हो रही है। मेरी तरफ से अध्यक्ष का तो ये संबोधन आपने सुना। 3 चीज़ों के लिए आप जरूर महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल में आए। एक, शीश महल में विराजित गणेश जी। दूसरा, युवाओं का, शिशु वर्ग का जो एक संस्कृति वर्ग है वो। तीसरा, स्वामीनारायण मंदिर इसी प्रांगण में, इसी बिल्डिंग में स्थापित है। और चौथा, महाराष्ट्र में जो हम थोड़ा पार धक्का बुक्की या थोड़ा बहुत अलबेलापन है या अनबन है, ऐसे हर एक कार्य समिति में चलते हैं, ये आपको यहाँ पे नहीं महसूस होगी। यहाँ पे एक दूसरे को समर्थन देके, एक दूसरे के समस्या को हल करके आगे बढ़ते हैं। ये एक महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल का मैंने 11 साल से निरीक्षण किया है। मान्यवर, जो भी देश, अब ये सांस्कृतिक मंडल का हो गया, कोई भी देशवासी बहरीन राज्य सत्ता में आए तो वो 5 चीजें क्या देखे? 5 चीज़ें, सबसे पहले तो यहाँ का क्लाइमेट देखें। जैसे यहाँ पे ठंडी में ज़्यादा ठंडी है, गर्मी में ज़्यादा गर्मी है, बट उसके अलावा जब ठंडी ख़त्म होने के बाद जो गर्मी चालू होने वाला, उसके बीच का जो पीरियड है, और प्लस गर्मी ख़त्म होने के बाद ठंडी चालू होने का वाला बीच का पीरियड है, वो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। कहीं पे भी वैसे पीरियड ये जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, वो आपको इंडिया में नहीं एक्सपीरियंस करने मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। वो काफ़ी कोजी, काफ़ी बोलता है ना, काफ़ी हद तक वो अच्छा है। रीज़न ये भी है कि अभी फ़ोटो वोटो खींचते हैं यहाँ पे, अभी तो वो स्टाइल हो गया है या फिर वो ट्रेंड हो गया है, कहीं जाओ वहाँ फ़ोटो वीडियो रील्स बनाओ। यहाँ पे अगर इस दौरान आप अगर कोई वीडियो बनाते हैं, इवन गर्मी में भी आप वीडियो बनाते हैं, समर सीजन में, आई मीन गर्मी इन द सेंस, तो यहाँ का स्काई बहुत ही ब्लू कलर आता है, अच्छे से ब्लू कलर आता है, जो आपको शायद इंडिया में नहीं देखने मिले। विदाउट फिल्टर पिक्चर, सन का ब्राइटनेस इतना अच्छा फेस के ऊपर मिलता है कि आपको फिल्टर या बटर ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक रीज़न है। ये पोल्यूशन यहाँ पे बहुत कम है, अच्छा है क्लाइमेट, इसी की वजह से कि पोल्यूशन कम है। यहाँ पे गाड़ियाँ स्पीड में चलती है, बट यहाँ पे लाइफ जिंदगी धीमी थोड़ी धीमी है। वो इंडिया में जो फास्ट चलती है, ये तीसरी चीज़ है, इंडिया में जो फास्ट लाइफ है, तो यहाँ पे आके थोड़े ब्रेक लगाओ, रिलैक्स करो और आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करो, ताकि सुबह 5 बजे उठो, 5:30 का सूर्योदय है,
हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो वो सब चीज़ यहाँ पे आप इवन दो आप 6 साढ़े 6 बजे उठो, मैं नहीं कहता हूँ कि आप 10 9 बजे 10 बजे उठो, बट फिर भी यहाँ पे सुकून है लाइफ़ में। तो ये आपको एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। बेस्ट प्लेस फॉर मेडिटेशन। बेस्ट प्लेस फॉर मेडिटेशन बिकॉज़ यहाँ पे पीस ऑफ माइंड है। चौथी चीज़ यहाँ के खाना यहाँ पे वेज तो नहीं कहूँगा मैं, नॉन वेजिटेरियन बोलूँगा कि यहाँ पे ग्रिल्स है, जो इंडिया में ग्रिल्स मिलता है और यहाँ पे ग्रिल मिलता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ही अलग है। शवरमा इंडिया में जो मिलता है और यहाँ पे मिलता है वो बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिकॉज़ यहाँ पे जो टेंडरनेस और जो जूसीनेस जो बाइट करते वक्त जो मिलता है वो टेस्ट वहाँ पे नहीं मिलती है। वहाँ पे मॉडिफाइड और कस्टमाइज्ड वाला चीज़ें हैं, यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी तरीके से ऑथेंटिक तरीके से बनाया हुआ ग्रिल यहाँ पे आपको मिलेगा। ये 4। 5वीं चीज़ें है कि यहाँ पे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। इंडिया में है, ऑफ कोर्स त्यौहार मनाते हैं, बट आप यहाँ से देखेंगे यहाँ पे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे मनाई जाती है। आप बिलीव नहीं करोगे, उतना उससे ज़्यादा इसका लेवल हाई है ऐसे। तो ये 5 चीज़ें हैं, बहरीन में आप आइए और ये एक्सपीरियंस करिए डेफिनेटली। निश्चित तौर पे विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री के सभी जितने भी दर्शक हैं भारत में और भारतवर्ष के बाहर के, उनको मैं ये चित्रफित सामयिक करते वक्त हम जब इसका समापन कर रहे हैं तो मैं अवश्य कहना चाहूँगा, हम एक इस्लामिक राष्ट्र में है, इस्लामिक राजसत्ता बहरीन में हम है। वहाँ पे हमें यानी भारतवर्ष में जो यहाँ के सांस्कृतिक मंडल है या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मंदिर से, उनको संपूर्ण स्वातंत्र्य है तथा ये स्वातंत्र्य जवाबदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल जैसे हर एक भारतीय इंस्टीट्यूशन फॉलो करता है। रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करते हुए वो अपना स्वतंत्रता अनुभव करते हैं। मान्यवर, समापन के पहले बहरीन राजसत्ता के प्रति संपूर्ण आदर एवं गुणानुभव से श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक जो स्वर्ण सपना है कि हमारा भारत विश्वगुरु बने, इसके प्रति अनिवासी भारतीयों के माध्यम से आप हमारे विजन इंडिया डॉक्यूमेंट्री के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हो? जी, काफ़ी अच्छी बात पूछी आपने। जो भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है या उस पाथ पर है, कगार पर है, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि इस बार हमें जो प्रधानमंत्री मिले हैं नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था जो ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना जिसके पास अपना एक विजन है। अपना जैसे अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के पास एक विजन था, उस हिसाब से ही इनके पास भी एक विजन है। भारत को आगे कैसे लेके जाए, किस तरीके से लेके जाए, प्लस उनको सपोर्ट भी लोगों से काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो इसी की वजह से ये संभव हो रहा है कि अपना भारत देश आज इतना प्रगतिशील है और इतना आगे बढ़ रहा है। जैसे मैं कहूँ, अभी जस्ट हाल ही में पिछले हफ्ते हमने 4 ट्रिलियन क्रॉस किया और एक ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। बहुत ही जल्दी हम जापान को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। मेक इन इंडिया वाला जो ट्रेंड चालू किया, उससे काफ़ी अलग चीज़ें नई चालू होगी। इसी के साथ आईटी में तो हम पूरे दुनिया में नंबर 1 पे है ही, बट ये अभी इन्होंने छोटे लोगों को भी सपना दिखाया है कि यस, भारत इस स्तर तक पहुंच सकता है जो विश्वगुरु बन सकता है। ये जो चीज़ें इन्होंने दी है या लोगों को जो दिखाया है, ये अब काफ़ी सराहनीय है। और ऑफ कोर्स हम भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द विश्वगुरु बने, 5 ट्रिलियंस क्रॉस करे और लोगों को दिखाए कि हम इवन दो इतनी डाइवर्सिटी है भारत में, बट हम सब एक है और जब भारत की बात आती है तो हम सिर्फ एक ही है। ये चीज़ होती है तो देश डेफिनेटली बहुत ही जल्दी आगे बढ़ेगा। अब इसमें योगदान, क्योंकि हम बाहर से है, NRIs है, इसमें अगर मैं ये बात कहूँगा कि फाइनेंस की बात कहूँगा, जैसे भारत में जो रेमिटेंस आता है, इंडिया में जो रेमिटेंस आता है, ओवरऑल आप वर्ल्ड से देखें तो इसमें गल्फ़ का शेयर बहुत ज़्यादा है। गल्फ़ कंट्रीज़ का शेयर काफ़ी बड़ा शेयर है। मैं परसेंटेज नहीं कहूँगा क्योंकि वो क्लैशेस नहीं होनी चाहिए, बट इसका शेयर काफ़ी ज़्यादा है। इवन दो कनाडा, USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये एक डेवलप कंट्रीज़ है, इनके पास पैसा ज़्यादा है, बट उसी के
उसी उनको पीछे छोड़ते हुए जो गल्फ कंट्रीज आगे निकली है, रेमिटेंस काफ़ी हद तक करती है। तो ये इनका एक बड़ा योगदान है इंडिया को फाइनेंशियली सपोर्ट करने का। दूसरी ये बात कहूँगा कि भले ही हम भारत से बाहर है, बट हमारा दिल पक्का हिंदुस्तानी है। अगर आप किसी को भी, आप बहरीन में ही नहीं, इनफैक्ट काफ़ी लोगों से आप बहरीन के बाहर भी अगर पूछें कि हम आपको यहाँ का पासपोर्ट देते हैं, आप इंडिया पासपोर्ट सरेंडर कर दो, तो बहुत लोग, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ना बोलेंगे। रीज़न ये, क्योंकि हमारे दिल में अपने वतन से अभी भी वो वफादारी है, अभी भी वो प्यार है। हमारी माँ है, इनफैक्ट भारत माँ है, तो उसके लिए हम अब पासपोर्ट के लिए हम पासपोर्ट अदला बदली नहीं कर सकते। हाँ, आईच असते, माँ वो माँ ही होती है। माँ के लिए, अपने प्यार के लिए एक अलग सा कोना रहता है, अलग सी जगह रहती है। वो उस चीज़ से कभी गद्दारी नहीं होगी। कितने ही पैसे दे दे, लोग नहीं लेंगे और ना बोलेंगे कि नहीं। बहरीन में आप किसी से पूछो, हम इंडियन पासपोर्ट ही रखेंगे। तो ये एक इनकी लॉयल्टी है और इनका कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए, जो इमोशनल कंट्रीब्यूशन है ये। हाँ, जैसे बोला जाता है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मान्यवर महाराष्ट्र सांस्कृतिक मंडल के अध्यक्ष के नाते मैं आपकी कार्यकारिणी को और आपके सभी सदस्यों को हृदयपूर्वक शुभकामना प्रकट करता हूँ कि जिस संयम से आप सांस्कृतिक एवं अपनी सामाजिक धरोहर वृद्धिंगत कर इस देश को भी स्थिरता, संयमता प्रदान कर रहे और वृद्धिंगत कर रहे, उनके आर्थिक और सामाजिक योगदान को वो हमेशा नेत्रदीपक है। और मुझे लगता है कि ये हर एक व्यक्ति ने आत्मसात करना चाहिए। पुनश्च एक बार आप सभी का मनपूर्वक आभार एवं जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, मुझे ये अवसर दिया आपने। इनफैक्ट आप ही के माध्यम से मैं हमारे जो पूर्व जितने भी अध्यक्ष थे उन सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ उन्हें, क्योंकि उन्हीं के वजह से ये महाराष्ट्र कल्चरल सोसाइटी की स्थापना हुई है। उन्हीं के वजह से ये अभी तक यहाँ तक चलते आया है। हम अपने आप को अध्यक्ष और ये सब मानने से ज़्यादा हम इनफैक्ट केयरटेकर समझते हैं, ताकि हम अब ये जो महाराष्ट्र कल्चरल सोसाइटी की जो भी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ है, इन्हें आगे लेके जा सके। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, ये समझ के हम काम कर रहे हैं। बट असली काम तो उन्होंने ही किया था, तो उन्हें हमारे तहे दिल से उन्हें धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।